नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। ये माना जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और जिनमें काबिलियत होती है वो तमाम मुश्किलों के बाद भी अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। इसकी झलक उनके बचपने के दौरान दिखने लगती है। नज़ीर के तौर पर हम बात करें तो भारत भूमि के स्वामी विवेकानंद की या फिर अमेरिका के अब्राहम लिंकन की। ये वो शख्स हैं जिन्होंने समाज में एक नज़ीर पेश किया कि तिनके से ताज का सफ़र कैसे तय किया जाता है और अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाता है। इसकी बानगी देश दुनिया ने उनके लड़कपन के दौरान ही देख लिया था। जी हाँ, हालात और नसीब का रोना रोने की बजाय अपनी मेहनत और काबिलियत से ये शख्स खुद ही तकदीर बन गए। डीएनए के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में जो युवाओं को संघर्ष और समर्पण की सीख दे रहा है। बहुत ही कम उम्र में इस युवक तुर्क ने धमतरी ही नहीं बल्कि सूबे में अपनी पहचान बना ली है। जी हाँ, रजत जसूजा आज नई पीढ़ी के सियासतदानों के बीच एक धूमकेतु की तरह उभरता सितारा और कामयाबी का दूसरा नाम। बीते 4 सालों तक कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में आईटी सेल का काम संभालने वाले रजत ने दिल्ली में अपनी काबिलियत का लोहा तो मनवा ही चुका है। कई राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के सारथी रहे रजत शब्दों के जादूगर भी बन गए हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के बीच अपनी अच्छी जगह बना ली है। रजत का धमाकेदार आगाज बयां करते हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है जबकि पिक्चर अभी बाकी है। वैसे शहर के लोग भी रजत के कम उम्र में मिले इस मुकाम की तारीफ करते नहीं थकते। पुराने अनुभवों के बुरे अनुभवों के बाद अब धमतरी के राजनीतिक परिदृश्य में जो अंधेरा जो है वो छटेगा और आशा की किरणें जो है वो दिखने लगी हैं। नई पीढ़ी जो है आ रही है, नई बहुत नई जवान जो है, जो पुराने ठस बुद्धि जो होते थे उनसे छोड़ के एक ऊर्जावान ही नहीं भाई जिनके पास तथ्यात्मक ज्ञान है, जो बेधड़क हैं, जो किसी की छाया बन रह जाएं, किसी आका के भरोसे राजनीति करें, ऐसे नहीं, स्वतंत्र जिनका वजूद हो, ऐसे लोग अब मुझको तो आते दिख रहे हैं नई पीढ़ी में। धमतरी में रजत जसूजा अब एक ऐसा नाम हो चुका है कि जो सिर्फ धमतरी नहीं, अगर किसी को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करना है और राष्ट्रीय चेहरा एक है तो उसमें एक रजत जसूजा भी बहुत बड़ा नाम हो चुका है। इतनी कम उम्र में अपने हुनर को निखारना और जैसा उन्होंने भाषण दिया, जैसा उन्होंने उनकी भाषण शैली है और जितना राजनीतिक गुण है वो बहुत कम होता है कि कोई युवा नेता उसको पाता है और इतना आगे जा सकता है। मैंने अभी तक जो कांग्रेस में देखा है, धमतरी में युवा चेहरा अगर अभी कोई मतलब जो कांग्रेस संगठन की पूरी जानकारी रखता है और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के विचार जो अच्छे से समझता है, वो अभी धमतरी में एक लड़का है हमारा रजत जसूजा, जिसको आईटी सेल के लिए जब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने एक आईटी सेल बनाने की योजना बनाई उस समय इनका चयन हुआ। उसके बाद ये बहुत सा वक्त दिल्ली में बिताए हैं और बहुत सी जानकारी इनके पास जो है। आज युवकों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और जो तथ्य की बात, बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं, बिल्कुल जो सत्य है, जो सही है, सटीक बात करने वाला है वो रजत जसूजा। धमतरी ज़िले में जो राजनीति के क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी है उसमें मैं ये कहूँगा कि चाहे किसी भी दल के हों, नेतृत्व तो धमतरी का ही करेंगे, वो किसी भी दल के हों, उसमें से रजत जसूजा जो है वो अपनी अलग पहचान रखते हैं। इस औरों से जो अलगाव की जो बेस है, जो आधार है उनका, वो उनकी राजनीति करने की जो सिंसियरिटी उनमें दिखती है। गंभीरता से राजनीति को लेते हैं और एक स्वच्छ उद्देश्य लेकर वो कंस्ट्रक्टिव, जो रचनात्मक राजनीति का जो एस्पेक्ट उनके काम में मेरे को दिखाई देता है। अभी कांग्रेस पार्टी में एक नया उभरता हुआ चेहरा है, अच्छी जानकारी है उसको, अच्छा पढ़ा लिखा भी है ना। और रजत जसूजा नाम है उसका, नीचे से उभर के आ रहे हैं वो, और सभी नीतियों की जानकारी है, हर विषय में बेबाक बोल सकते हैं वो। अपने कांग्रेस की देश प्रदेश किसी में भी वो अच्छा आगे चल करके, मुझे ऐसा लगता है।
मैंने उनका एक डिबेट देखा था और मैं वैसे ही व्यक्तिगत रूप से उससे मिलते रहता हूँ। उसने एक अच्छी स्टडी की है, कांग्रेस के लिए उन्होंने काम भी किया है और बहुत अच्छे वक्ता हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए, ताकि एक किसी भी विषय पे जब वो बोलते हो तो अच्छी जानकारी लेके ही बोलते हैं। सियासत में सौम्य, सरल, सहज और सुलझे हुए शख्स की छवि बनाने वाले रजत से हम बात करेंगे उनके सफ़रनामे के बारे में, जानेंगे उनकी मंजिल को, समझेंगे उनके नज़रिए को। तो चलते हैं और करते हैं कुदरती माहौल में रजत से एक मुलाकात। नमस्कार, डीएनए के एक मुलाकात के प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आज राजनीति का उभरता सितारा और सियासत का धूमकेतु माना जा रहा है। जी हाँ, रजत जसूजा। आज इनके तारुफ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी काबिलियत आज न केवल धमतरी बल्कि छत्तीसगढ़ में सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत कम समय में इन्होंने बुलंदियों को हासिल कर लिया है और आज यूथ के एक आइकॉन बन गए हैं। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं रजत जी से। रजत जी, इससे पहले कि हम आपकी अतीत की कहानी बयां करें, आपकी ज़ुबानी से ही सुनना चाहेंगे आपके सफ़रनामे के बारे में। सर्वप्रथम आज नया वर्ष का उपलक्ष्य है, आज 2 तारीख है और आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है, तो डीएनए के व्यूअर्स को सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने कहा कि मुझे अतीत और मेरे इस राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करने, तो मैं समझता हूँ कि जब मैं 12th पास किया था और स्कूल और कॉलेज का समय शुरुआती हुआ था, तो हम लोग कॉलेज में यह देखते थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, लोगों को एडमिशन कराने में कितनी समस्याएं होती थी। जन भागीदारी समिति के माध्यम से जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटा वर्ग नहीं कहना चाहिए, देश में सभी समान लोग हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पे जो दबाव बनाया जाता था किसी भी तरीके की फ़ीस को लेके, तो मैंने अपना जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया और अभी कोई बड़ा नहीं हुआ हूँ, उम्र बहुत कम है। तो छात्र राजनीति से शुरू करते करते कॉलेज के दिनों में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, आशीर्वाद मिला और छात्र संघ का अध्यक्ष बना। यहाँ से निकला, जब मैं अपने मास्टर्स के लिए बाहर गया तो पुणे जब पहुँचा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ और वहाँ पे ये देखने को मिला कि जो एशिया, पूरे भारत ही नहीं एशिया में उस समय का सबसे पहला कोर्स वहाँ पे हम लोगों को ऑफ़र किया जाता था, जहाँ पूरे देश से लगभग 28 से 30 लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो मैंने जब उसकी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम दिलाई तो मुझे मेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से ये जानकारी मिली कि मेरा वहाँ पे चयन हो गया है। और मैंने अपने घर वालों को किसी तरीके से इस बात पे राज़ी किया, क्योंकि मेरे घर वाले ये चाहते थे, मेरे परिवार वाले चाहते थे कि हम लोग MBA किए हैं। मेरा परिवार जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वह व्यापारिक दृष्टिकोण से, तो वो चाहते थे कि एक अच्छा व्यक्ति या एक सक्सेसफुल व्यक्ति वो होता है जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। और उस समय जब मैं वहाँ पे उपस्थित था तो मुझे हम लोग ये सुनते थे, देखते थे, करते थे कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएँ। हमारे मेंटर रहे प्रोफेसर परिमल माया सुधाकर जी और प्रोफेसर राहुल कराट जी, जिनके मार्गदर्शन में मुझे वहाँ एडमिशन मिला। मैंने अपने घर वालों को बताने में ये सहमत हो गया कि, और उनको भी इस बात पे सहमत कर लिया कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, और किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग जो बड़े लेवल पे होती है, जो दिल्ली के स्ट्रक्चर पे होती है, हम लोग UN की पॉलिसी मेकिंग देखते हैं, US की पॉलिसी मेकिंग देखते हैं, हम लोग इंग्लैंड को देखते हैं, और उस तरीके से किसी तरीके से हम अपने देश को बदलाव के लिए, जो पार्लियामेंट में, नीति आयोग में उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था हम लोग जब रहते थे, या CEC होती थी, इलेक्शन कमीशन होते थे, तो वहाँ के ऐसे बड़े लोग, मैं समझता हूँ कि वो जो कॉलेज की नींव थी, जिसको इलेक्शन कमीशन के जिसने बड़ा बदलाव किया, TN सेशन साहब, उन्होंने उस कॉलेज की नींव रखी, उनका मार्गदर्शन मिला और हम लोग उस कॉलेज में एडमिशन पाने में सफल हुए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि देश के 30 उन लोगों में मेरा चयन हुआ जहाँ पॉलिसी मेकिंग में मैं अपनी जगह बना पाऊँ। हमने देखा कि मुझे उसके बाद कई सारे अवसर प्राप्त हुए, कई सारे बड़े मंच प्राप्त हुए, पुणे में, दिल्ली में, नेशनल दस्तक में, या कई सारी ऐसी चीज़ें जहां युवाओं का भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी जी की भी ये सोच रही कि जिस तरीके से आज पूरे देश में हम लोगों का एवरेज जो एज है वो लगभग 30 से कम है, यानी हम लोग एक ऐसी ताकत हैं जो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में हम अपने वर्क फोर्स से, अपनी आबादी के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने पीछे खड़े कर सकते हैं। जिस तरीके से APJ अब्दुल कलाम जी की सोच थी कि भारत
इस देश का, इस दशक का पूरी दुनिया के लिए विश्वगुरु बने। और राहुल गांधी जी की ये सोच है कि जिस तरीके से हमारी आबादी है, हमारी आबादी इतनी है कि हम अपनी पूरी दुनिया को, भारत उसका नेतृत्व कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी की सोच थी, जिसकी वजह से मुझे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई सारे विभाग में काम करने का अवसर मिला, मेरे पथ प्रदर्शक, मेरे गुरु आदरणीय सुरजेवाला जी ने मुझे जो मौका दिया, जब हम लोग 26, 27 साल, 25 साल की उम्र के थे, NSUI की राजनीति में जब जिले से लेके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किसी बड़े नेता ने हम लोगों की उंगली पकड़ के उस रास्ते को दिखाया, सिखाया, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझाते थे। हम लोग जब राहुल गांधी से मिले तो वो हम लोगों की चीज़ों को इतनी बारीकी से समझते थे, सुनते थे और उससे ये विचार को समझने की कोशिश करते थे कि इस देश के युवाओं में जो ताकत है उसको पॉलिसी मेकिंग और राजनीति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में वो समझते हैं कि एक सफल और एक बड़ा प्रयोग हो सकता है। आपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से के साथ काम किया है, क्या अंतर होता है सोच में प्रादेशिक नेता और राष्ट्रीय नेताओं के बीच? देखिए, हर वर्ग में अगर आप ब्लॉक में काम करते हैं तो ब्लॉक की समस्याओं को सुनते हैं, अगर आप जिले में काम करते हैं तो जिले की अलग अलग समस्याओं को सुनते हैं, आप प्रदेश के नेतृत्व में काम करते हैं तो प्रदेश की अलग अलग समस्याओं को सुनते हैं। हर व्यक्ति अपने से बड़े को देखता है, ब्लॉक वाला व्यक्ति जिले को देखता है, जिले वाला व्यक्ति प्रदेश को देखता है और प्रदेश वाला व्यक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व को देखता है कि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ऑटोमोबाइल के सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, या लॉकडाउन होने के बावजूद भी हम लोग पूरे देश में सबसे अव्वल स्थिति में हैं, तो देश हम लोगों को देखता है आज कि हम किस तरीके से उसको ग्रोथ को कर पा रहे हैं। मैं जब राष्ट्रीय नेतृत्व में काम कर रहा था तो हम लोग लोकतांत्रिक विचार को देखते थे, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को देखते थे, हम लोग नीति आयोग को देखते थे, हम लोग प्लानिंग कमीशन को देखते थे, हम वर्क लेबर फोर्सेस को देखते थे, अलग अलग वेबसाइट्स को देखते थे। जैसे इस वक्त हम लोग धमतरी में मौजूद हैं तो हम लोग अगर इंग्लिश अखबार, जैसे आज के लोग हैं या UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई बड़ी सिविल सर्विस या किसी बड़े वकालत की कोई प्रैक्टिस कर रहा है, तो देश भर में या दिल्ली में या बड़े शहरों में हम लोगों को अखबार का जो माध्यम था वो सेम डे मिल जाता था। धमतरी में बड़े दुर्भाग्य से अगर आपको इंग्लिश पेपर पढ़ना है तो आपको सेकंड डे, मतलब प्रीवियस डे का एडिशन मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि आप जितने बड़े लेवल पे जाएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी मिलती है, लेकिन उसी जिस समय अपॉर्चुनिटी मिलती है उस समय आपकी जो रेस रहती है, आपकी जो दौड़ रहती है, वो बाकी लोगों से अलग रहती है। वो लोग, आप जो बड़े शहर के लोग होते हैं, वो आपसे कई मायने में ज़्यादा कैपेबल होते हैं, लेकिन आपको जब अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि आपके अपॉर्चुनिटी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, कोई मतलब। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको कैपेबल, आपको अपना रिज़ल्ट दे के दिखाना है। तो जिस सोच के माध्यम से आदरणीय राहुल जी और सुरजेवाला जी और नदीम जावेद जी ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ काम करने के लिए, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। एक अहम सवाल है, 2014 में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के बाद एक कमेटी बनी, एंटोनी कमेटी करके, हार के कारणों पर चिंतन मनन करने के लिए, लेकिन बाद में देखा गया कि उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया या तो फिर उसे लागू नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में भी कमोबेश वही परिणाम रहे। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति में चुनाव जीतना या हारना एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आप जब 2014 में जिस कमेटी की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं और उसके जो अंदरूनी बदलाव की बात कर रहे हैं, हम लोग ये समझते हैं राहुल जी के अध्यक्ष उस समय सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी उस समय अध्यक्ष थे। राहुल जी जब अध्यक्ष बने तो हम जैसे युवा अलग अलग वर्ग से, जैसे आप बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, 25, 26, 27 साल का व्यक्ति अगर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में काम करने के लिए उपस्थित हो रहा है, जो व्यक्ति NSUI यूथ कांग्रेस या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखेंगे तो हम देखते हैं कि पहले वो छात्र राजनीति में होता है, फिर युवा वर्ग की राजनीति में होता है और उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आता है। लेकिन राहुल जी की ये सोच थी कि जो देश भर के पढ़े लिखे लोग हैं या पढ़े लिखे लोगों से मार्गदर्शन मिलकर युवाओं को जो अवसर दिया जाएगा, उससे एक बड़ा बदलाव आएगा। जहाँ तक 2019 के चुनाव की बात है, 2019 के चुनाव से पहले 2018 के विधानसभा चुनाव हुए, हम लोगों ने बड़ा बदलाव देखा पॉलिटिकल रूप से। हम लोग
आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, राजस्थान जीता, पंजाब हम जीते थे, पौंडीचेरी में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने में सफल हुए। तो मैं समझता हूँ कि जो धीरे धीरे बदलाव जो आ रहा है, इस सरकार के बदलाव के 2014 और 2019 के बीच में मीडिया का एक अहम रोल है। हम लोग आपको देखते हैं और आपके डीएनए के परिवार को बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग सच के साथ खड़े हैं। लेकिन 2019 और 2014 के बीच कई ऐसे अवसर आए जो एक पक्ष की राजनीति करते हैं, या एक पक्ष, मीडिया एक पक्ष का हो चुका है। हम कई सारे लेख ऐसे कई सारे बड़े लोगों की पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, आप भी ये समझते होंगे कि आज का अवसर सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा हो गया है कि व्यक्ति अपने आप को सूट करता हुआ न्यूज़ देखता है। अगर आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है तो उस व्यक्ति को वही सूट करता है जो वो बोलता है, वो सच को नहीं। प्रोफेसर, हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को देखा है, उन्होंने कहा था फैक्ट्स आर मैनी बट ट्रूथ इज़ वन। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच के साथ खड़ी है। तथ्य 1000 हो सकते हैं लेकिन सच सिर्फ एक है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी सदैव सदैव काम करती है। आपने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के चुनाव जीते। उस समय कहीं ये एक हवा बन गई थी, राफेल का मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो प्रभावी करके, जबकि जनता के बीच में यह मुद्दा जो है वो असरकारक नहीं था, बावजूद इसको बहुत ज़्यादा हवा दी गई, जिसका खामियाजा रहा कि 2019 में वो मुद्दा जो है टाटा फेस हो गया। देखिए, ये कह देना कि राफेल का मुद्दा असरकारक नहीं था, ये मैं समझता हूँ कि इनजस्टिस है। 5600 करोड़ का जो प्लेन भारत में या किसी फ्रेंच के माध्यम से या विदेश के माध्यम से अगर देश में इस माध्यम से आ रहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दी जाएगी, लेकिन आप राफेल के जब नई डील होती है तो 15,600 करोड़ का वही प्लेन आता है और उसकी टेक्नोलॉजी भी नहीं आती है। तो एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बात करते हैं कि हम मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर जब यूपीए के समय में ये डील हुई थी तो 5600 करोड़ रुपए में हुई थी और इस बात के साथ सहमत हुए थे कि वो हमको टेक्नोलॉजी देंगे और हम उसको बिल्ड करके देश की सेना को देंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये समझता हूँ चुनाव के पूर्व जो पुलवामा अटैक हुआ, हमारे कई सारे सेना ने शहादत दे दी, और सेनाओं की शहादत के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसके लिए हम सलाम करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के 2019 के चुनाव से पहले वो चुनाव में अपने फ़ोटो में, बैनर में पुलवामा के अटैक के नाम पे वोट मांगना जायज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देश की सेना को अपनी राजनीति के लिए उपयोग करेंगे तो इससे दुर्भाग्य का दिन नहीं हो सकता। एक मेरा सवाल ये था कि अच्छा खासा एक मुद्दा जो है लोगों के बीच में असर कर रहा था, 2 करोड़ रोजगार के, 15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी काला धन ला कर देगा, इन सब मुद्दों को जो जनता को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे थे, उन मुद्दों को छोड़कर राफेल की ओर जाना, और आपने कहा पुलवामा अटैक के बाद, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी से ये चूक नहीं हुई कि पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने सबूत मांगा सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, आपने जब सेना ने कह दिया था कि हमने अटैक किया है तो उसको बजाय स्वीकार करने के सबूत मांगा गया। ये कांग्रेस के लिए हिट विकेट होने वाली बात आ गई इसमें। मैं आता हूँ सर, आपने कहा कि कांग्रेस के, हालांकि कांग्रेस ने इसका सबूत नहीं मांगा था। कांग्रेस के किसी एक प्रवक्ता ने अगर अपने निजी बयान को दिया तो कांग्रेस के लोगों ने नहीं सर खंडन किया था, लेकिन उसको मीडिया के रिपोर्ट्स के माध्यम से इतनी दबाई गई। मैं फिर से कहता हूं कि उन्होंने जो बयान दिया हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी श्री सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि निरुपम ने कहा कि फेक, उन्हीं के आधार पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अभय दुबे जी ने नहीं कहा, संजय निरुपम जी ने कहा, तो उसको सिरे से खारिज करके उन्होंने, बड़ा समस्या ये है कि सर कोई अगर एक व्यक्ति अपने किसी निजी बयान को देता है, उसको कांग्रेस के ऊपर पक्ष करके उसको दाग के सवाल का जवाब बना देना, ये बहुत, मैं समझता हूँ बौद्धिक वर्ग और मीडिया के वर्गों को समझ के लोगों तक पहुँचाना एक अहम भूमिका होनी चाहिए। एक बात याद दिला दूं कि जैसे आपने कहा कि मीडिया के ऊपर सवाल उठाए, बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ऑलरेडी ऐसे मुद्दों को प्रमुखता दे रहे थे जो मुद्दे आम जनता को प्रभावित करते हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति की बात हो, तो वो उन मुद्दों को घर घर जाके, गांव-गांव जाके, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको प्रमुखता दे रहे थे। लेकिन उसके साथ ही
जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गए, उन्होंने पूरे मुद्दे को ही डीरेल कर दिया और ला दिया चीन भारत की लड़ाई में, जिसके चलते वहाँ कई लोगों का कहना है, खुद आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि ये जो डीरेल किया गया उसी का नतीजा रहा कि आज हम विपक्ष में हैं, क्योंकि जनता को इस बात से मतलब है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मैं ये समझता हूँ कि भारत और चीन के अगर वहाँ पे इंटॉलरेंस है, वहाँ पे अगर तनाव है, अगर चीन हमारी जगह पे आके अगर कब्जा कर लेता है, अगर उसका सवाल उठाते हैं, क्या वो सवाल नहीं है? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का ये काम है कि सरकार को उसका आईना दिखाए। अगर सरकार फेल हो जाती है, अगर आप चीन के मुद्दों पे चुप रहते हैं, अगर आप चीन की बातों को मीडिया के आने पे रोकते हैं, अगर आप चीन की बातों को एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्रालय के सामने आने से रोकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि न भारत की भूमि में कोई आया ना कोई आया था, और प्रधानमंत्री का कार्यालय उससे ठीक विपरीत कुछ दूसरी बात कहता है, तो झूठ तो कहीं ना कहीं है। और अगर आप झूठ की राजनीति को सच दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। चलिए, ये तो ऐसी बात हो गई कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का, या तो हमारे देश की बात छोड़ो, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मीडिया है या चुनाव आयोग है या कोर्ट है, ये कहीं न कहीं भाजपा से प्रभावित है। नहीं, मैं इसलिए के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि अभी इनमेच्योर है। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की एक बेटी का रेप हो जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी को पुलिस वाले ज़बरदस्ती जला देते हैं और उसके परिवार को नहीं देते हैं, और केंद्रीय व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था चुप रहती है, और एक पत्रकार जो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर है उसको अगर बेल मिल जाती है, और किसी व्यक्ति का, किसी लड़की का इस देश में रेप हो जाता है, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट चुप है, उस पर अगर केंद्र की सरकार चुप है, तो बायसनेस तो दिखती है ना। तो इसके ऊपर सवाल उठाना मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं। मीडिया के ऊपर आपका सवाल हो सकता है जायज़ हो। देखिए, कई सारे आकाश राजस्थान के 12 गांव और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के बारे में भी आप यही कहते हैं कि मीडिया बायस्ड है, सरकार के प्रभाव में है, जिसके चलते इसको नहीं उठाया जा रहा है, तो ज़्यादा न्याय संगत होता है। हमेशा मीडिया या संस्थाएं गलत नहीं होती। चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। जिस समय राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन था, उस समय बहुत सारे साधु संत और धार्मिक संगठनों की मांग थी कि मोदी के पास प्रचंड बहुमत है, केंद्र में अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। तो उस समय सबसे पहली पार्टी कांग्रेस थी, जिन्होंने कहा कि यह मामला जो है, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, सरकार का काम जो है वो धार्मिक आज़ादी को बरकरार रखना है, ये कोर्ट का काम है। आज उसी पैटर्न पे चलते हुए छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ सरकारी योजना बन चुकी है, और लोगों का कहना ये है, अभी आज ही एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहाँ 4 पत्रकार मित्र खड़े थे, उन लोगों ने ये कहा कि जब भाजपा जय श्री राम के नारे लगाती है तो वो सांप्रदायिक हो जाती है, और आज ये लगा रहे हैं तो क्या है। देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया वो अयोध्या का मुद्दा था। उस समय साधु संत चाहते थे कि केंद्र की सरकार उसको पार्लियामेंट में लाए, लेकिन ये न्यायिक रूप से कितना सही और कितना गलत है विचाराधीन है। वो इसलिए विचाराधीन है कि क्योंकि यहाँ की जो कौशल्या माँ का मंदिर है और वहाँ के अयोध्या के मंदिर में, दोनों में बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो अयोध्या का मामला है वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। पॉलिटिक्स कभी भी इफ़ एंड बट पे नहीं चलती है कि मोदी सरकार अगर उसको लाती तो कांग्रेस का क्या विचार होता। इसको अपने रूप से कह देना, ये दोनों अलग है। कांग्रेस का तो बाकायदा बयान है। देखिए सर, जो घोषित बयान है उसको देखिए, अगर आप कि ये कोर्ट का निर्णय है, देखिए, कोर्ट का ही निर्णय मान्य होगा। देखिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि किसी आप गांधीवादी व्यक्ति को आप झापड़ मारो और आपसे ये उम्मीद करो कि वो आपको दूसरा गाल भी दे। देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। अगर कोई वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उसको आप आधे में छीन के अगर किसी भी दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे हमारे लोकतंत्र में 4 स्तंभ है, एक स्तंभ से उठा के दूसरे स्तंभ पे ला के उसको करना, जो चाहता था, जो पूरा देश चाहता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया है और हम राम मंदिर बना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हम कौशल्या माँ का मंदिर, हमारा श्री राम से भांजे का संबंध है। हम लोग कौशल्या माँ का मंदिर बना रहे हैं।
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि यहाँ पे कौशल्या माता का मंदिर नहीं था या उनका ये जन्मस्थल ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदू धर्म के ऊपर जो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, जिन लोगों ने नाम के नाम पे इतने सालों से चंदा खाया, वो राम के नाम के अस्तित्व को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नेता काल्पनिक बताते वो ठीक है सर देखिए, कोर्ट में देखिए राम कण कण में है। आप कपिल सिब्बल जी का नाम लेके मैं एक पूरे दावे के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ। देखिए उस समय भी लोगों ने खंडन किया था, मीडिया की रिपोर्ट्स आप तक देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए, राम कण कण में है। क्या आप ये मानते हैं? देखिए 100% मीडिया देखिए इस देश में मैं ये समझता हूँ जो पोलराइजेशन की बात करते हैं, इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाच, अहले नज़र समझते हैं इमाम हिंद। तो ये जो एक सेकुलर देश है जहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, बात करता हूँ, ये सेकुलर देश में छत्तीसगढ़ भी है जी। छत्तीसगढ़ में फिर सरकार को कैसे सांप्रदायिक बना जा रहा है? क्यों सांप्रदायिक है? अगर मैं आपको एक बड़े अमेरिकन के राइटर थे वो रामगमन पथ, तो कल फिर ये भी आ सकता है कि यहाँ पे मतलब किसी दूसरे धर्म की मांग भी हो सकती है। देखिए रामगमन वन पथ अगर हम बना रहे हैं, अगर हम पर्यटन स्थल को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर हम हमारी सोच, हमारा जो, मैं फिर से कहता हूँ कि हमारे तो कण कण में राम है, अगर हम उस चीज़ को बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को और दूसरे ऐसे माध्यम को क्यों उससे समस्या है? देखिए समस्या इस बात की है कि वनगमन आपके तो जहाँ जहाँ पे है उसको आप डेवलप करो इस आपके, हाँ तो हम डेवलप करना जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो, या सरकार का सांप्रदायिकरण करना, इससे आपत्ति है लोगों को। इससे कोई रामगमन पथ से किसी का आपत्ति नहीं, राम सभी के थे और सभी के हैं, राम सभी के हैं, लेकिन कोई एक पार्टी के विशेष ठेकेदार लोग ये कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी यही तो बोलती थी कि राम को मानो। इससे हट के हम ये, आपकी मंजिल क्या है धमतरी की जनता जानना चाहती है। देखिए राजनीति में संभावनाएं और अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलते रहती है। काम करेंगे सत्ता की ओर आपकी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि मेरी उम्र अभी बहुत कम है, अभी तो समझो हम लोगों ने शुरुआत की है। अलग बात है कि मुझे कई सारे 2018 से पहले विधानसभा चुनाव में कई सारी जिम्मेदारी मिली। उससे पहले हम कई गुजरात में गए, उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश में भी कुछ समय तक गए, हरियाणा के कई सारी चुनाव में हम लोग उपस्थित हुए। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सीखने का अवसर मिलता है। और जो भी केंद्र का नेतृत्व और जो भी प्रदेश की नेतृत्व माननीय श्री भूपेश बघेल जी या मुख्यमंत्री जी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी देंगे, मैं उसे कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करूँगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप एक दिन धमतरी का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। तो ये थे रजत जसूजा, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। और चूँकि रणदीप सुरजेवाला जैसे एक वरिष्ठ वकील के साथ इन्होंने शागिर्दी की है, इसलिए एक वकील के गुण इनमें भी आ चुके हैं और अपने पार्टी के इन्होंने मुकम्मल पैरवी की है। अब ये आपके ऊपर है कि इनकी बातें कितनी सही हैं, कितनी हवाई हैं, इसका फैसला आप करेंगे। हम लेते हैं विदा और मिलेंगे फिर एक मुलाकात के कार्यक्रम में किसी दूसरे शख्सियत के साथ। तो ये थे सियासत के अर्जुन रजत जसूजा, जिनका मानना है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डीएनए की टीम की शुभकामनाएं उनके साथ है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो ये उनका आगाज़ है, आने वाले दिनों में वो छत्तीसगढ़ में अपने हुनर का जलवा बिखेरेंगे, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएंगे। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नामचीन शख्स के साथ एक मुलाकात के प्रोग्राम में। जाते जाते हम इतने कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप अपना और परिवार का बहुत ख्याल रखिए, बचाव के नियमों का पालन करते रहिए। एक अहम बात हम बता देना चाहते हैं कि कोरोना अब ज़्यादा ताकतवर बनकर हमें अपने गिरफ्त में लेने की फिराक में है, इसलिए आप सतर्क रहिए। कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए और समाज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।